अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी की बैचलर, मास्टर और रेगुलर स्टूडेंट के लिए अपडेट दी जाती हैं। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल की तरफ से हर एजुकेशन की अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बात करेंगे बीए बीएससी एडीपी पार्ट 2 कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 100% पेपर यही आएगा। ठीक है, ये जस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स के लिहाज से, तो इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। तो बेसिकली सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम होता है कंप्यूटर साइंस का, तो इसलिए ये गेस्ट पेपर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट कोई देख रहा है वो भी कर सकता है, और सरगोदा वाला अगर देख रहा है तो वो सरगोदा वाला भी कर सकता है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, हर चीज़ सेम है, तो इसलिए दोनों यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स आपकी एक बुक होती है, आप जानते हो 4th ईयर में, यानी कि बीए बीएससी एडीपी पार्ट 2 में। उसका आपने चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 8 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 1 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपने कर लेनी है। मेन फ्रेम सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम, ये बेसिकली ऑपरेटिंग जो कंप्यूटर है ना उनकी टाइप्स होती है, तो आप लोग इनके अंदर जो है ना जाके ये चीज़ें जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे जो है ना कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, सिस्टम होते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम कौन सा होता है, रियल टाइम सिस्टम कौन सा होता है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या होता है। ठीक है, बस ये आपने चीज़ें, बस आपने मेन चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है ना इसका ओवरव्यू कर लेना। ठीक है, इन चीज़ों का। चैप्टर 2 में आपने जी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि आईपीसी क्या होता है, ये आपने 3 टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। चैप्टर 4 में सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होता है। ठीक है, ये तीनों आपने जो है ना चैप्टर 4 से कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको ज़रा अच्छे से जो है ना तैयार करिएगा। ठीक है, अब बात करूँ चैप्टर 5 की, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या करना है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करनी है, सेमाफोर्स करने हैं। ठीक है, और मोनीटर्स जो है ना, मोनीटर, अब मोनीटर की चीज़ें देख लो, मोनीटर की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, मोनीटर बेसिकली होता क्या है, ये कैसे बनता है, ये कौन सी, इसकी डिटेल जो है ना आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 में आपने 3 जो टॉपिक्स करने हैं, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, डेडलॉक रिकवरी क्या होता है। यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ समझा दूँ, सेम ऐसी चीज़ नहीं आती, मतलब कि आपको पेपर में ये नहीं आ जाएगा कि डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, वो स्टेटमेंट चेंज करके आपको कंफ्यूज करेंगे आप लोगों को। ठीक है, आपको कंसेप्ट बेस्ड पेपर देते हैं, तो इसलिए काइंडली कंसेप्ट बेस्ड पेपर की तैयारी करके जाइएगा। टॉपिक्स यही हैं, लेकिन इनको ऐसे आपने तैयार करना है कि इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए आपको समझ लग जाए कि हमने इसका आंसर क्या करना है। ठीक है, चैप्टर 8 जो है ना उसके अंदर आपने क्या क्या करना है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, डिमांड पेजिंग क्या होता है, पेज फॉल्ट्स क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपने चैप्टर 8 से करने हैं। चैप्टर 13, इससे जो है ना लाजमी सवाल जो है ना आप लोगों को पेपर में भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और मॉड्यूलेशन और ओएसआई मॉडल, क्लाइंट एंड सर्वर, नेटवर्क स्विच, कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज और हब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 13 यानी कि नेटवर्किंग वाले पोर्शन से। ठीक है, ये आपने करने हैं। उसके बाद आपकी जो दूसरी बुक है वो आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस, इसके आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, इसकी मैं आपको क्लियरली एक चीज़ समझा दूँ। बेसिकली ये जो डाटाबेस है ना, इसका थ्योरी वाला सवाल जो है ना बहुत कम आता है, इसका प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल कैसे आता है, यानी कि ऐसा आएगा कि जैसे ना आपने वो प्रैक्टिकल तौर पे जो है ना वो लिखना होता है। ठीक है, यानी कि जैसे न्यूमेरिकल टाइप होता है ना वैसे आता है, वो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ कि मेरा मकसद क्या आपको समझाना। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर आपने देख लेना डाटा क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर आपने जो चीज़ें करनी है, मैपिंग क्या होता है, फंक्शंस डीबीएमएस के क्या होते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डीबीए क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 3 ईआर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए जो चैप्टर 3 है ना इसके अंदर बेसिकली ईआर डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ये देखो, आपको वो ये नहीं बोलेंगे कि ईआर डायग्राम के ऊपर नोट लिख दो, नहीं, वो आपको एक सवाल देंगे, पूरा जो है ना क्वेश्चन बना के देंगे, उसके अंदर चीज़ें होंगी सारी, कि वो बोलेंगे आपको कि ईआर डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ करें। ठीक है, इस चीज़ की
तो वो सारी चीज़ें अंदर दी होंगी, आपने उसकी ईआर डायग्राम बनानी है अगर आप लोगों को आती हो, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने बनानी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आएगा भी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो आपने करना है रिलेशनल कीज क्या होती है, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों को पता है पास पेपर भी आप उठा के देख सकते हो, जो नॉर्मलाइजेशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ना सवाल लाजमी जो है ना पेपर में आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब देखो वो आपको ये नहीं बोलेंगे पेपर में कि नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दो, नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स लिख दो। हाँ, ये दो तरह से सवाल आ सकता है। नंबर 1 वो आपको बोलेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन को जो टाइप्स हैं 5-6 उनको एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। या फिर आपको वो ये कह सकता है कि एक तो टेबल देगा, एक पूरा टेबल दे देगा, वो बोलेगा कि इसको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। तो फिर आपने उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो 1 2 3 BCNF, ठीक है, 4-5 लगा के जितनी, या तो आपको वो फिक्स बोल देगा कि 3 लगा के करो नॉर्मलाइज, या फिर आपको वैसे ही बोलेगा इसको नॉर्मलाइज कर दो। तो आप वो अगर 3 तक नॉर्मलाइज हो जाता है टेबल तो आपने सिर्फ 3 ही लगानी है, ठीक है, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और डिपेंडेंसी जो है ना वो भी, अगर डिपेंडेंसी बेसिकली इसी के अंदर आ जाता है नॉर्मलाइजेशन में ही, ठीक है। तो डिपेंडेंसी जो है ना 3 होती है, वो आपने कंसेप्ट ले लेना है, ठीक है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो ये भी बेसिकली इसी के अंदर आती है। जब आप नॉर्मलाइज टेबल को करते हो ना तो आप डिपेंडेंसी जो है ना वो रिमूव कर रहे होती हो, तो इसलिए आप लोग जो है दोनों को जो है ना कर सकते हो। ये इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली, इसको कहते हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब ये पूरा एक ना आपको लॉन्ग इसमें से आ सकता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है, इसकी जो है ना आपने क्यूरीज, अब ये देखो आपको ये नहीं बोलेंगे पेपर में कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है, इसकी जो है ना इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की जो है ना कमांड लिख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि वो क्या करेंगे, वो एक पूरा आपको टेबल देंगे और उस टेबल में से आपको वो क्या बोलेंगे जी, वो ये बोलेंगे कि ये जो टेबल है इसके अंदर ये डाटा मौजूद है। जैसे इंप्लॉय का टेबल होगा उसके अंदर पूरी इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि इस इंप्लॉय को फैच करो, या वो बोलेंगे आपको ऐसे इंप्लॉय निकालो जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे मतलब कि वो आपको ना क्यूरीज जो है ना बताएंगे, वो इंग्लिश में लिखेंगे सवाल में कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, तो फिर वो चीज़ें आपने क्यूरी लगाकर जो है ना वो निकालनी होती है, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रही है मेरी बातों की जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर 10 आ जाता है बेसिकली, इसके अंदर जो है ना आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देख लीजिएगा, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये चीज़ें थी जी जो कि डेटाबेस और DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसका आप लोग जो है ना कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए गैस पेपर बेसिकली वो होता क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें एज एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी तरफ से मैंने 100% आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वो आपको मतलब कि डायरेक्ट जो है ना सिंपल चीज़ नहीं कभी भी देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने उसको सवाल को तैयार ऐसे करना है कि कंसेप्ट बेस्ड हो, यानी कि आपको कोई चीज़ पूछे आप उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दो। अब ये देखो मतलब कि ये काम आपने, हम पढ़ा तो नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ते मतलब कि ट्यूशन वगैरह या किसी से पढ़ते हो आप, तो वो आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम कम है जिसकी वजह से मैंने जितना हो सका आप लोगों के लिए मैंने ये बना दी है वीडियो। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको तैयार कर लें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स लेने के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को डेली विजिट करते रहा करें। इंशाल्लाह यहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स शेयर होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।